तो लास्ट क्लास से बच्चों हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क जो है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। और जब ऐसा हुआ तो हमने ये सोचा था और हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था dw = F.dr12। और इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट बताए थे, आपको बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट बताए थे। याद है ना बच्चा पार्टी? ठीक है। तो वो स्टेटमेंट उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग घर जाके रिवाइज करते हो, तभी मेरे पढ़ने का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? मेरा ये मानना है। मतलब अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं करते हो चीज़ों को तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का भाई। चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे थे, आज इन स्टेटमेंट का हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो 4 स्टेटमेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन बता दिया करिए चैप्टर वाइज जो ट्राई कर सकते हो। हाँ, अभी तो थर्मोडायनामिक्स भी ख़त्म हो गया। हाँ, थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो गया है, सही बात है। और इसी उसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना? एक मिनट, कुछ आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम, अभी आवाज क्लियर आ रही है बच्चा? ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम एक पार्टिकल पर अप्लाई करना सीखा है। अगर एक पार्टिकल है तो याद दिलाता हूँ, जब मैं वर्क डन की डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने कहा था वर्क डन की डेफिनेशन में बच्चों वर्क इक्वल्स टू होता तो है F.ds। ds होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ds क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है। याद है ये बात? ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तब मायने रखता है जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, क्योंकि फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर एक पार्टिकल है तो एक पार्टिकल के लिए जो उस पार्टिकल का बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी होगा ना भाई? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या है, जैसे मान लो एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो यहां पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसका असली यूज होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम थी क्या। याद दिलाता हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थी, याद है? ये पढ़ा चुका हूं मैं तुमको। ठीक है, अब इसमें हमने कहा था एक पार्टिकल के लिए इंटरनल फोर्स का वर्क 0 होगा अगर एक ही पार्टिकल है, क्योंकि इंटरनल फोर्स ही नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हैं बच्चों, तो एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हैं बच्चों, तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, बोलो, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना, 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी। हमने पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, ये पढ़ा था, याद आया? इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए पार्टिकल, आज से 3-4 दिन पहले। उसमें हमने इंटरनल फोर्स को कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया गुरुजी? अरे ध्यान इसलिए नहीं दिया भैया, एक पार्टिकल में क्या इंटरनल फोर्स वर्क करेगा, एक बात। दूसरी बात, वर्क डन की डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो समेशन ऑफ हाफ mI/v² होगी। पहले काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की थी, हाफ mv², खटाक हो गया, दैट्स इट। अब नहीं कर सकते। तो
शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और उस एग्जाम्पल से ही सारी कहानी को शुरू करेंगे। अब हम जो सिस्टम लेने जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जबकि याद दिलाता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम केवल ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे, मतलब केवल उनको पढ़ते थे जो पार्टिकल की तरह ट्रीट किए जा सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल पार्टिकल्स भी हैं तो हम सिस्टम ले सकते हैं। इसका मतलब नाउ वी कैन हैव, इसको नाउ वी कैन हैव अ सिस्टम having particles moving with different acceleration। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आप ऐसा सिस्टम ले सकते हैं जिसमें पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। ठीक है बच्चा, अच्छा जी। तो एग्जाम्पल अब शुरू करें। हाँ, तो ये मान लीजिए ये वो पुरानी एटवुड मशीन है जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। इसमें दो पार्टिकल हैं बच्चा पार्टी, एक m1 और दूसरा m2 मास का। ठीक, अच्छा, m1 और m2 मास के दो पार्टिकल, मान लीजिए m2 ग्रेटर देन m1 है, m2 क्या है, ग्रेटर देन m1 है। तो ये भाई साहब चलना शुरू करेंगे, ये चलना शुरू करेंगे तो m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर आएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अच्छा, मान लीजिए कि m2 x नीचे गया और m1 जाहिर सी बात है x ऊपर जाएगा बच्चों। ठीक, और ऐसा करने के बाद इसकी स्पीड नीचे की ओर v हो गई और इसकी स्पीड ऊपर की ओर v हो गई। ठीक, नाउ चूज द सिस्टम। नाउ आवर सिस्टम इज m1 प्लस m2 प्लस स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? कनेक्टिंग m1 m2, ये वाली स्ट्रिंग। ठीक, इसको सिस्टम ले लीजिए और ज़रा पहले आप कोशिश कर लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की, फिर मैं कोशिश करूँगा। चलिए शुरू हो जाइए। करना क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है, मतलब ये वेलोसिटी निकालनी है आपको। काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, आर.एन. राज ने अप्लाई कर दी है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम लिया m1 प्लस m2 प्लस स्ट्रिंग। चलिए, इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं? तो टेंशन हो सकता है बच्चा, ठीक है, ये इंटरनल। एक्सटर्नल क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अच्छा, और क्या? ये पुली, ये वाली पुली भी तो फोर्स लगा सकती है, ये फोर्स तो पुली ये भी हो सकती है क्योंकि पुली सिस्टम में शामिल नहीं है। चलिए, टेंशन का वर्क ज़ीरो होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंशन का टोटल वर्क ज़ीरो होता है, बताया था। पुली का वर्क भी ज़ीरो होगा बच्चों की। क्यों होगा गुरुदेव? कि होगा इस कारण से क्योंकि हमेशा पुली पर जो नॉर्मल है, पुली जो टेंशन पर स्ट्रिंग पर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, वही तो नॉर्मली तो लगा रहा है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक, क्लियर है ये बात? पुनीत सर फ्लूइड स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, टेंशन मत लो। हाँ, तो बस करते रहो बच्चा। अनुरंजन, निराला, और तुमने SRG के लिए कौन सी क्लास में हो तुम अभी? अनुरंजन, ये बताओ किस क्लास में हो बेटा? तो टेंशन का वर्क ज़ीरो, पुली जो फोर्स लगा रही है उसका वर्क ज़ीरो, तो बचा क्या बच्चा बाबू? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो हम लिखेंगे m2gx माइनस m1gx इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे वेलोसिटी यहाँ से। लेकिन सर टी का वर्क डन ज़ीरो कैसे? आकाश ने बोला। अनुरंजन, निराला, तुम 11th में हो? अच्छा, कहाँ पर रहते हो बेटा, कहाँ के रहने वाले हो आप? m2 माइनस m1g, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m2 माइनस m1gx। और टेंशन का वर्क ज़ीरो क्यों होगा? आकाश ने पूछा है, कोई बता सकता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था। चलिए, कौन बताएगा? अभी लिखा होगा।
टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो, नॉन इम्पल्सिव टेंशन फिर बताया था dr12 जीरो होता है क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, तो उसके दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो। अच्छा बैकलॉग है आपका, ओके ओके कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बैकलॉग कंप्लीट कर लो फिर देखो आप बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ तो बच्चों हम यहाँ पहुँच गए। अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, वो वर्क एनर्जी थ्योरम तो समझना था ही एक पर्पस, एक और ऑसम चीज़ है, पता है क्या, देखना अभी आंखें चमकने वाली है तुम्हारी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, m2 माइनस m1 जी dx बाई dt बराबर हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv बाई dt, ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, dx बाई dt वेलोसिटी के बराबर है। चेक करो क्या मैं कह सकता हूँ ये x जिस रेट से चेंज हो रहा होगा ये पार्टिकल उसी रेट से नीचे जा रहा होगा, ये कह सकता हूँ बच्चों, कह सकता हूँ। तो फिर बल्ले बल्ले हमारी। और देखो जरा एक्सीलरेशन वो आ रहा है क्या जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में निकाला था, इसको नीचे ले आओ तो dv बाई dt की वैल्यू आती है यहाँ से m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। वाह 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 क्या बात है, तो एक्सेलरेशन आ गया है ना, है ना, शानदार मेथड। अब अगर ये शानदार मेथड है और कंस्ट्रेंट भी आप पढ़ चुके हो तो ज़रा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चा ये, मतलब मैं ही करूँगा लेकिन जैसा मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहले बच्चा पार्टी ट्राई करे उसके बाद मैं ट्राई करूँगा। ये एक ब्लॉक m मास का, ठीक है, ये कैपिटल M, ये स्ट्रिंग है, ठीक, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका एक्सेलरेशन। कैपिटल बच्चा, कैपिटल कैपिटल बनाया है बे। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिस्टम है मेरा स्मॉल m प्लस कैपिटल M पुली के साथ वाला, m प्लस पुली प्लस स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए टेंशन का वर्कवा ज़ीरो होगा, वो तो अपन पहले ही जानते हैं, टोटल वर्क टेंशनवा का ज़ीरो होगा, नहीं हुआ कोई टेंशन मत लो बेटा, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। मेरा पर्पस आपको क्वेश्चन देने का ये नहीं होता है कि आपको टेस्ट करूँ, यहाँ क्लास में क्वेश्चन देने का पर्पस होता है कि पहले आप अच्छे से ट्राई कर लो, इसी बहाने आप क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लोगे, बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना बच्चा पार्टी। तो मान लीजिए ये स्मॉल m x नीचे गया, कितना गया, x नीचे गया, तो x नीचे जाने पे हम दोनों की वेलोसिटी को लिख लेते हैं। अगर ये बच्चों x नीचे गया तो ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस भी x ही तो होगी, तो ये डिस्टेंस भी x होगी, क्यों, अरे भाई ये x जो यहाँ से नीचे स्ट्रिंग आएगी वो आएगी तो ये वाली x ही ना, जब ये x आगे चला जाएगा, या आप इसको यूँ बोलिए, उल्टा बोलते हैं, मान लेते हैं ये x आगे गया, मान लेते हैं ब्लॉक x आगे गया, तो ये पुली जो है वो यहाँ आ जाएगी,
तो ये पूरी की पूरी x नीचे नहीं आ जाएगी, तो ये ब्लॉक x नीचे जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के साथ चिपका हुआ भी है, तो आगे भी तो जाएगा। तो ये हुआ 2x। ठीक है, याद आ गया मुझको प्रीत बंसल का केस, अब शायद बात कर चुका हूँ आपसे। तो x नीचे, सॉरी x नीचे और x आगे। x आगे क्यों जाएगा? क्योंकि बड़ा ब्लॉक आगे जा रहा है, तो छोटा उसके साथ है, तो दोनों साथ साथ x आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा। कौन वर्क करेगा? टेंशन करेगा? नहीं करेगा। एक नॉर्मल करेगा क्या? ये नॉर्मल करेगा क्या? और नालायकों, नॉर्मल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अपने लिखो, जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं वो 4 पॉइंट ढंग से देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा। तो ओनली फोर्स जो बचा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर ये आगे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 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 लग रहा है mg, तो कैपिटल एम पर 0 करेगा। स्मॉल एम पर कितना करेगा? इस mg नीचे लग रहा है, x भी नीचे है, तो mgx। ये है टोटल वर्क। ठीक है, अब बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें बच्चों, तो ये वेलोसिटी v अगर है, ध्यान से सुनना, अगर ये x जाने के बाद v वेलोसिटी अचीव करता है, तो उसी कंस्ट्रेंट से जिससे x के बारे में रिलेशनशिप निकालिए, कह सकते हैं गारंटी से बच्चों कि इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर v होगी और आगे की ओर भी v होगी। नीचे की ओर भी v होगी और आगे की ओर भी v होगी। ठीक है, तो mgx इक्वल्स टू कितना आएगा? हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी नीचे की ओर है और वी बाई तरफ है, तो मैं वापस आता हूं बच्चों, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम जी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला था, डी एक्स बाई डी टी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v डी वी बाई डी टी प्लस ये आएगा 2v स्क्वायर हाफ m 2 इंटू वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v डी वी बाई डी टी। बच्चों वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, एम जी इक्वस टू एम प्लस 2m डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से बच्चा पार्टी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम प्लस 2m आएगा। एम जी अपॉन एम प्लस 2m, ये है एक्सीलरेशन, और ये शायद एक बच्चे का सही था। ठीक बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ें। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन जहाँ निकालना होगा वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, सीख चुके हैं अब आप। तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, अब मैं बच्चों एक बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन, मतलब एक लेवल से ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखते हैं, मतलब जो कल पढ़ाया था ना उस पर बेस्ड है। देखते हैं आप में से कितने लोग आंसर बता पाते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह है आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर। ये एम, यहाँ पर एक ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी से, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक पार्टिकल को, एक ब्लॉक को फेंका गया रफ सरफेस पे, म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्या होता है फाइनली, अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो फाइनली क्या होगा बच्चों? ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। ये लीजिए साहब, 0 पे आ गया। ठीक, क्वेश्चन है, कंसीडर अ रेफरेंस फ्रेम, कंसीडर अ रेफरेंस फ्रेम moving with same constant velocity v dot, ठीक, towards positive x axis। ठीक है, find work done by friction on the surface of ground in this frame।
इन दिस फ्रेम। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, हल्के में मत लेना। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फटाफट बताइए। जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, 2 मिनट हैं आपके पास। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड तो करेगी करेगी, और वर्क भी फ्रेम पर डिपेंड करता है बच्चों। वर्क में क्या आता है बताओ? अच्छा, एफ डॉट डी एस आता है कि नहीं आता? ठीक, और डी एस क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है ना। तो वर्क भी फ्रेम पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड करती है, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबके आंसर आ गए, चलिए मैं शुरू करूं, देखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। यार ये बताओ, इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड क्या होगा? ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ग्राउंड, जितने भी पॉइंट है ना ग्राउंड पर, सबका ग्राउंड के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा ना। दैट मीन्स इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ज़ीरो होगा बच्चों। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड जीरो इन ग्राउंड फ्रेम, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है। अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्क डन, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्क बताइए। दिमाग का बहुत आसान है कि कैसे, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा तो है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम। W वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, केवल ब्लॉक को सिस्टम लीजिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगा करके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, क्लियर है ये बात? ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, क्या बच्चों ये बताइए, ये एक्शन रिएक्शन है क्या? वर्क डन फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, क्या ये एक्शन रिएक्शन है ना? तो टोटल वर्क डन बोलिए, टोटल वर्क डन कितना आया? माइनस हाफ एम बी नॉट स्क्वायर आ गया, ये टोटल वर्क डन है। और अगर ये टोटल वर्क डन है, ओए होए क्या बात है, फिर तो बहुत ही मज़ा आ गया। अगर ये टोटल वर्क डन है तो मस्त चीज़ समझ में आई है क्या, कि ये समझ में आया कि टोटल वर्क डन फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ये बात अभी आरओ ने बताई थी, टोटल वर्क अगर फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है तो हर फ्रेम में यही टोटल वर्क आना चाहिए। चलिए अब जाते हैं इन द फ्रेम मूविंग विथ वी नॉट, जिसमें आंसर पूछा गया है वी नॉट से जो मूव कर रहा है, ठीक है, उस फ्रेम में जाते हैं। उस फ्रेम में जाने पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक निकालते हैं। वेयर इज पैरी? सर अनअकैडमी का ऑनलाइन एसआरजी में क्या है? आई ऑल्सो गेव द टेस्ट। बता नहीं, मैं ऑनलाइन एसआरजी नहीं देखता हूँ बच्चा, मैं ऑफलाइन एसआरजी देखता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एसआरजी जो है वो आशीष अरोड़ा सर देखते हैं, मैं ऑफलाइन देखता हूँ कोटा सेंटर में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फिर से ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्योंकि और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा ब्लॉक में, नॉर्मल और एमजी का वर्क जीरो होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी चलो बताओ, अगर मैं एक ऐसे फ्रेम से जा रहा हूँ जो वी नॉट से चल रहा है, ठीक है, उस फ्रेम में इसको इनिशियल इंस्टेंट मानता हूँ, इसको फाइनल इंस्टेंट मानता हूँ। उस फ्रेम में अगर मैं इनिशियल इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी देखूंगा तो वी नॉट को उल्टा करके जोड़ूंगा तो बताइए कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? ज़ीरो आएगी। अच्छा फाइनल इंस्टेंट पे उल्टा करके जोड़ो तो इस साइड वी नॉट आ जाएगी। क्लियर है? पक्का? तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो,
ये आ गई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 0 मतलब हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आ गया क्लियर? बस अब अपना काम बन गया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन सरफेस इन दिस फ्रेम, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं W1 है, लेकिन इन दोनों का समेशन फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स W1 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से आता है W1 इक्वल्स टू माइनस एम वी नॉट स्क्वायर। टोटल वर्क निकाल लिया पहले, यहाँ तक क्लियर है? वर्क डन टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इन द फ्रेम मूविंग विद वी नॉट इस पे गया, उस जो वी नॉट से चल रहा है ना उस फ्रेम पे गया। उस फ्रेम में मतलब ये तो वी नॉट की इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। और ये अगर मैं इस फ्रेम में जाता हूँ, इस फ्रेम में जाता हूँ जो वी नॉट से चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जिस फ्रेम में, अगर मैं उस फ्रेम में जाता हूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया था ना, हम जिस फ्रेम में जाते हैं उस फ्रेम की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो वी नॉट में उल्टा करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना बच्चा। और यहाँ पर इसकी 0 है तो यहाँ उल्टा करके जोड़ेंगे तो इस साइड वी नॉट आ जाएगी। इसका मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है इस फ्रेम में, नए वाले फ्रेम में। तो अब नए वाले फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल हाफ वी नॉट स्क्वायर है, इनिशियल 0 है। तो ये आ गया वर्क डन ऑन द ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, वर्क डन बाय टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो मैंने मान लिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सरफेस इज W1 इन दिस न्यू फ्रेम, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्शन प्लस रिएक्शन का ये प्लस ये, W1 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहाँ से W1 वैल्यू आ गई। अब समझ में आ गया? हार्दिक को लिख लिया सर, लिख लिया। शौर्य भार्गव ने भी लिख लिया, हार्दिक को समझ में भी आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस उन्हें कहते हैं वर्क डन, आपके लेवल पर डेफिनेशन इसकी कुछ और होती है और एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और होती है। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop, in a closed loop is always 0, हमेशा 0 होना चाहिए क्लोज लूप में वर्क। ये कंडीशन जान लीजिए, ये हमेशा ट्रू होगी तो ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, उल्टा डेफिनेशन, मतलब इसको यूं बोला जा सकता है, इफ वर्क डन, डेफिनेशन है ना भाई, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स is always zero, always zero in every closed path, in every closed path, कोई भी closed path ले लीजिए। closed loop का मतलब closed path या loop, then सर आप SC वर्मा को जानते हो? हाँ, उनको कौन नहीं जानता यार। हाँ, if work done by a force is always 0 in every closed path, then force is called conservative. So central force must be conservative. Yes बेटा, central force must be conservative. बहुत अच्छी बात बताई है तुमने, ठीक। Therefore, अगला स्टेटमेंट, Therefore, देखते कितने लोग इसको प्रूफ कर पाते हैं। Therefore कौन है होशियार, बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। Therefore वर्क डन बाय conservative force, therefore work done by conservative force does not depend on the path connecting initial and final point. So therefore work done by conservative force does not depend on the path connecting initial and final point। ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको ये डिराइव कर रहा है, देखते हैं कौन डिराइव करके मुझे ये बात बता पाता है। चेक करता हूँ,
हाँ भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ऊपर वाले से नीचे वाला डेराइव करना है। सर क्लोज्ड पाथ क्या होता है? ध्रुव कुमार गोपे ने कहा है क्लोज्ड पाथ किसे कहते हैं? एक ऐसा पाथ बच्चा जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अगर वहीं ख़त्म करते हो तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। समझ में आ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म होने को। ठीक है बेटा? तो क्लोज्ड पाथ पर वर्क अगर मैं पूछूं तो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। और उससे ये डिराइव करना है, उस चीज़ से ये डिराइव करना है कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। कोई है ऐसा प्रूवन? चलो आरो बताओ कैसे प्रूफ किया, बता सकते हो क्या? थोड़ा हम मुश्किल होगा, लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये है इनिशियल पॉइंट, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल। ठीक है? सॉरी बच्चा पार्टी, मैं दौड़ के आ रहा हूँ आपकी क्लास के लिए, हाफ भी गया, लेकिन चाहता नहीं था लेट हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मीटिंग में फंस गया था कि हाँ, चलिए आ गया मैं वैसे। हाँ। हम्म। हम्म। बच्चा पार्टी भाई, तो सब सही चल रहा है हाल चाल? हम्म। हम्म। नेटवर्क इशू नहीं है यार, मैं लेट हो गया, नेटवर्क इशू नहीं है, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। हाय बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? हम्म। हार्दिक शर्मा, तू घर पहुंच गया? क्या अनुरंजन निराला, क्या बात चल रही है? हम्म। सर आई एम इन टेंथ नाउ हैविंग बोर्ड्स दिस इन। बेटा ओलंपियाड एस्पायरेंट मैंने लास्ट क्लास में नंबर दिया था, है ना? तो वो नंबर ले लो यार, है ना? ये नंबर है शायद, यहाँ कहीं नंबर था। हम्म, कपिल का नंबर दिया था शायद मोस्ट वाली। हाँ, ये फॉर एस आर जी, ये नंबर ले लो बेटा, है ना? ये नंबर ले लो और इस पर कॉल कर लेना।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों पार्टी। ठीक, जहाँ पर थे उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। हम्म, अब जो है हाँ हार्दिक, मेरी एसआरजी के लिए आज बात कर लूँगा, क्लास के लास्ट में मुझे याद दिला देना, मैं आज ही बात कर लूँगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास से बच्चों हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क जो है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, और जब ऐसा हुआ तो हमने ये सोचा था, और हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था। हमने फॉर्मूला डिराइव किया था DW इक्वस टू F.dr12, और इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट बताए थे आपको, बहुत सारे जनरल स्टेटमेंट बताए थे, याद है ना बच्चा पार्टी? ठीक है, तो वो स्टेटमेंट उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग घर जाके रिवाइज करते हो, तभी मेरे पढ़ने का फ़ायदा है, वरना फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, मेरा ये मानना है। मतलब अगर आप घर जाके रिवाइज नहीं करते हो चीज़ों को तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का भाई। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट लिखे थे, आज इन स्टेटमेंट का हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो 4 स्टेटमेंट थे, बिल्कुल सही बात है सर, वॉल्यूम थोड़ा सा लो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया है। अब माइक लगा लूँगा तो वॉल्यूम भी ठीक आ जाएगा, टेंशन वा की ज़रूरत नहीं है, एकदम ही टेंशन वा मत लीजिए। ओके, ऐसा है ना भाई, देखो तुमने कहा कि सर सारे टॉपिक आप ही पढ़ा दीजिए, सर पढ़ा देंगे सारे टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, पहले सर जो है ना 12th का सिलेबस ख़त्म कराना चाहते हैं, सितंबर के पहले पहले उस तरीके से कराएंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो, क्वेश्चन बता दिया करिए चैप्टर वाइज जो ट्राई कर सकते हो। हाँ अभी तो थर्मोडायनामिक्स भी ख़त्म हो गया। हाँ थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो गया है, सही बात है, और इसी उसी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, एक मिनट, कुछ आ क्यों नहीं रहा है? हाँ अब आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम, अभी आवाज़ क्लियर आ रही है बच्चा? ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हार्दिक शर्मा, तुमने डीएसटी दिया था बेटा कि नहीं दिया था, ये बताओ, डीएसटी दिया था? तो ये क्या आ रहा है यार मेरे में? ओके ठीक है। हाँ, कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज स्कॉलरशिप मिली थी डीएसटी में हार्दिक तुमको? तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम एक पार्टिकल पर अप्लाई करना सीखा है। अगर एक पार्टिकल है तो याद दिलाता हूँ, जब मैं वर्क डन की डेफिनेशन बता रहा था तो मैंने कहा था वर्क डन की डेफिनेशन में बच्चों वर्क इक्वस टू होता तो है F.ds। ds होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ds क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, याद है ये बात? ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तब मायने रखता है जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, क्योंकि फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, अगर एक पार्टिकल है
तो एक पार्टिकल के लिए जो उस पार्टिकल का बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का भी होगा ना भाई। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या है, जैसे मान लो एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल को बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो यहां पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, उसका असली यूज होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम थी क्या, याद दिलाता हूं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थी, याद है, ये पढ़ा चुका हूं मैं तुमको। ठीक है, अब इसमें हमने कहा था एक पार्टिकल के लिए इंटरनल फोर्स का वर्क 0 होगा अगर एक ही पार्टिकल है, क्योंकि इंटरनल फोर्स ही नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हैं बच्चों, तो एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हैं बच्चों, तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, बोलो, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना, 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऐसा पढ़ा था। इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी। हमने पढ़ा था इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, ये पढ़ा था, याद आया? इंटरनल फोर्सेस का वर्क फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए पार्टिकल, आज से 3-4 दिन पहले। उसमें हमने इंटरनल फोर्स को कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया गुरुजी? अरे ध्यान इसलिए नहीं दिया भैया, एक पार्टिकल में क्या इंटरनल फोर्स वर्क करेगा, एक बात। दूसरी बात, वर्क डन की डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो समेशन ऑफ हाफ mI/v² होगी। पहले काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की थी, हाफ mv², खटाक हो गया, दैट्स इट। अब नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और उस एग्जाम्पल से ही सारी कहानी को शुरू करेंगे। अब हम जो सिस्टम लेने जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जबकि याद दिलाता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम केवल ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते थे, मतलब केवल उनको पढ़ते थे जो पार्टिकल की तरह ट्रीट किए जा सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीपल पार्टिकल्स भी हैं तो हम सिस्टम ले सकते हैं। इसका मतलब नाउ वी कैन हैव, इसको नाउ वी कैन हैव अ सिस्टम हैविंग particles moving with different acceleration। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आप ऐसा सिस्टम ले सकते हैं जिसमें पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। ठीक है बच्चा? अच्छा जी, तो एग्जाम्पल अब शुरू करें। हाँ, तो ये मान लीजिए ये वो पुरानी एटवुड मशीन है जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। इसमें 2 पार्टिकल हैं बच्चा पार्टी, एक m1 और दूसरा m2 मास का। ठीक, अच्छा, m1 और m2 मास के 2 पार्टिकल, मान लीजिए m2 ग्रेटर देन m1 है। m2 क्या है? ग्रेटर देन m1 है। तो ये भाई साहब चलना शुरू करेंगे, ये चलना शुरू करेंगे तो m2 नीचे जाएगा, m1 ऊपर आएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अच्छा, मान लीजिए कि m2 x नीचे गया और m1, जाहिर सी बात है x ऊपर जाएगा बच्चों। ठीक, और ऐसा करने के बाद इसकी स्पीड नीचे की ओर v हो गई और इसकी स्पीड ऊपर की ओर v हो गई। ठीक, नाउ चूज द सिस्टम। नाउ द आवर सिस्टम इज m1 प्लस m2 प्लस स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग? कनेक्टिंग m1 m2, ये वाली स्ट्रिंग। ठीक, इसको सिस्टम ले लीजिए और ज़रा पहले आप कोशिश कर लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने की, फिर मैं कोशिश करूँगा। चलिए शुरू हो जाइए।
करना क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी है, मतलब ये वेलोसिटी निकालनी है आपको, काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। आर एन राज ने अप्लाई कर दी है, चलिए ठीक है। आर एन राज, आर एन राज जो है वो 11th में हमसे पढ़ेंगे। आर एन राज को एसआरजी में आने का मौका दिया जा चुका है। आर एन राज, तुमको पता चल गया कि नहीं पता चल गया? आर एन राज अब मेरी पूरी मेंटरशिप में तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, प्रॉपर एसआरजी की जो मेंटरशिप में होती है। तो हाँ, खुश है आर्यन बच्चा, खुश होने की बात ही है। टॉप 100 में लानी है ना बच्चा रैंक, तो खुश होने की तो बात है ही। मेहनत जो करेगा और तो वो एसआरजी में आएगा और वो टॉप 100 में आने का कंटेंडर होगा, है ना। और मेहनत करने का मतलब क्या होता है, सर की एक एक बात सुननी है। सर ने कहा पढ़ना है, घर जा कर के इसको रिवाइज करना है, टीचर बन के पढ़ाना है। ये सारे काम जो करता रहेगा वो एसआरजी में आने लायक अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम लिया m1 प्लस m2 प्लस स्ट्रिंग। चलिए इंटरनल फोर्स कौन कौन से हैं, तो टेंशन हो सकता है बच्चा, ठीक है। ये इंटरनल, एक्सटर्नल क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अच्छा, और क्या, ये पुली, ये वाली पुली भी तो फोर्स लगा सकती है, ये फोर्स तो पुली ये भी हो सकती है क्योंकि पुली सिस्टम में शामिल नहीं है। चलिए, टेंशन का वर्क ज़ीरो होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंशन का टोटल वर्क ज़ीरो होता है, बताया था। पुली का वर्क भी ज़ीरो होगा बच्चों की, क्यों होगा गुरुदेव, कि होगा इस कारण से क्योंकि हमेशा पुली पर जो नॉर्मल है, पुली जो टेंशन पर स्ट्रिंग पर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, वही तो नॉर्मली तो लगा रहा है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक, क्लियर है ये बात। पुनीत सर फ्लूइड स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, टेंशन मत लो। हाँ तो बस करते रहो बच्चा। अनुरंजन, निराला, और तुमने एसआरजी के लिए कौन सी क्लास में हो तुम अभी अनुरंजन, ये बताओ किस क्लास में हो बेटा? तो टेंशन का वर्क ज़ीरो, पुली जो फोर्स लगा रही है उसका वर्क ज़ीरो, तो बचा क्या बच्चा बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो हम लिखेंगे m2gx माइनस m1gx इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? आगे वेलोसिटी यहाँ से, लेकिन सर टी का वर्क डन ज़ीरो कैसे, आकाश ने बोला। अनुरंजन, निराला, तुम 11th में हो, अच्छा कहाँ पर रहते हो बेटा, कहाँ के रहने वाले हो आप? m2 माइनस m1g, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m2 माइनस m1gx। और टेंशन का वर्क ज़ीरो क्यों होगा, आकाश ने पूछा है, कोई बता सकता है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, चलिए कौन बताएगा, अभी लिखा होगा। टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन आइडियल स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो, नॉन इम्पल्सिव टेंशन, फिर बताया था dr12 जीरो होता है क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, तो उसके दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। अच्छा बैकलॉग है आपका, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बैकलॉग कंप्लीट कर लो, फिर देखो आप बहुत अच्छा कर लोगे। हाँ तो बच्चों, हम यहाँ पहुँच गए। अब मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ ना, वो वर्क एनर्जी थ्योरम तो समझना था ही एक पर्पस, एक और ऑसम चीज़ है, पता है क्या, देखना अभी आंखें चमकने वाली है तुम्हारी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, m2 माइनस m1 जी dx बाई dt बराबर हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v dv बाई dt। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल हुआ, dx बाई dt वेलोसिटी के बराबर है। चेक करो, क्या मैं कह सकता हूँ ये x जिस रेट से चेंज हो रहा होगा, ये पार्टिकल उसी रेट से नीचे जा रहा होगा, ये कह सकता हूँ बच्चों, कह सकता हूँ। तो फिर बल्ले बल्ले हमारी। और देखो जरा एक्सीलरेशन वो आ रहा है क्या जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में निकाला था, इसको नीचे ले आओ, तो dv बाई dt की वैल्यू आती है यहाँ से m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी।
वाह 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 वाह, क्या बात है, तो एक्सेलरेशन आ गया है ना, है ना, शानदार मेथड। अब अगर ये शानदार मेथड है और कंस्ट्रेंट भी आप पढ़ चुके हो तो ज़रा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चा ये, मतलब मैं ही करूँगा लेकिन जैसा मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहले बच्चा पार्टी ट्राई करे उसके बाद मैं ट्राई करूँगा। ये एक ब्लॉक एम मास का, ठीक है, ये कैपिटल एम, ये स्ट्रिंग है, ठीक। ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ऑल दी सर्फेसेस आर स्मूथ, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका एक्सेलरेशन। कैपिटल बच्चा, कैपिटल, कैपिटल बनाया है बे। एसके ने बताया एम जी अपॉन 2m+m। अच्छा जी। यूट्यूब प्रीमियम ने बताया है सर आपके पल्स पे 24 के लिए कोर्स कब आएंगे। आपके प्लस पे 2024 के लिए कोर्स कब आएंगे, 24 नेक्स्ट ईयर के लिए, हैं। मेरा प्लस वाला कोर्स तो मुश्किल है आना, लेकिन हाँ मेरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मेरे एसआरजी बैच की। अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी, ऐसा हो सकता है शायद। रिकॉर्डेड शायद मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। एस के बाबू ने एक आंसर निकाला है। जल्दी निकालिए, बाकी लोग फटाफट, देखते हैं कितने बच्चों से आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। नहीं हुआ परेशान मत होइए, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ों बड़ों से नहीं होता है ये। एस के बाबू ने शायद कर लिया है, देख लेते हैं आंसर से, मोस्ट प्रोबेबली कर लिया बच्चे ने। हार्दिक शर्मा ने भी कर लिया, वेल डन हार्दिक शर्मा, वेरी गुड। अर्थर ने भी कर लिया, अरे वाह। अच्छा, आरव ने कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप यूज़ किया और पुराना वाला मेथड लगाया है, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला शायद, हाँ। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिस्टम है मेरा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम पुली के साथ वाला, एम प्लस पुली प्लस स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए, टेंशन का वर्कवा ज़ीरो होगा, वो तो अपन पहले ही जानते हैं, टोटल वर्क टेंशनवा का ज़ीरो होगा। नहीं हुआ कोई टेंशन मत लो बेटा, ध्यान तो सुनो जो बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। मेरा पर्पस आपको क्वेश्चन देने का ये नहीं होता है कि आपको टेस्ट करूँ, यहाँ क्लास में क्वेश्चन देने का पर्पस होता है कि पहले आप अच्छे से ट्राई कर लो, इसी बहाने आप क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लोगे, बस इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होना बच्चा पार्टी। तो मान लीजिए ये स्मॉल एम एक्स नीचे गया, कितना गया, एक्स नीचे गया, तो एक्स नीचे जाने पे हम दोनों की वेलोसिटी को लिख लेते हैं। अगर ये बच्चों एक्स नीचे गया तो ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस भी एक्स ही तो होगी। प्रीत बंसल, तुम्हारा यहाँ पर एसआरजी में हुआ कि नहीं हुआ फाइनली, हाँ। तो ये डिस्टेंस भी एक्स होगी, क्यों, अरे भाई ये एक्स जो यहाँ से नीचे स्ट्रिंग आएगी वो आएगी तो ये वाली एक्स ही ना, जब ये एक्स आगे चला जाएगा। या आप इसको यूँ बोलिए, उल्टा बोलते हैं,
मान लेते हैं ये x आगे गया, मान लेते हैं ब्लॉक x आगे गया, तो ये पुली जो है वो यहाँ आ जाएगी, तो ये पूरी की पूरी x नीचे नहीं आ जाएगी, तो ब्लॉक x नीचे जाएगा। लेकिन ये ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के साथ चिपका हुआ भी है, तो आगे भी तो जाएगा, तो ये हुआ 2x। ठीक है, याद आ गया मुझको प्रीत बंसल का केस, अब शायद बात कर चुका हूँ आपसे। तो x नीचे, सॉरी x नीचे और x आगे क्यों जाएगा? क्योंकि बड़ा ब्लॉक आगे जा रहा है तो छोटा उसके साथ है, तो दोनों साथ साथ x आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कौन वर्क करेगा? टेंशन करेगा? नहीं करेगा। एक नॉर्मल करेगा क्या? ये नॉर्मल करेगा क्या? और नालायकों, नॉर्मल के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अपने लिखो, जो 4 पॉइंट लिखवाए हैं वो 4 पॉइंट ढंग से देखो, पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में नॉर्मल भी वर्क नहीं करेगा। तो ओनली फोर्स जो बचा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर ये आगे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे 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 लग रहा है mg, तो कैपिटल एम पर 0 करेगा, स्मॉल एम पर कितना करेगा? इस mg नीचे लग रहा है, x भी नीचे है, तो mgx, ये है टोटल वर्क। ठीक है, अब बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें बच्चों, तो ये वेलोसिटी v अगर है, ध्यान से सुनना, अगर ये x जाने के बाद v वेलोसिटी अचीव करता है तो उसी कंस्ट्रेंट से जिससे x के बारे में रिलेशनशिप निकालिए, कह सकते हैं गारंटी से बच्चों कि इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर v होगी और आगे की ओर भी v होगी, नीचे की ओर भी v होगी और आगे की ओर भी v होगी। ठीक है, तो mgx इक्वल्स टू कितना आएगा? हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी नीचे की ओर है और वी बाई तरफ है। सर अभी तक अर्ली एक्सेल बैच में ALP नहीं मिली, आई एम हैविंग प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज डू समथिंग, माई प्रिपरेशन इज सफरिंग, माई डाउट्स आर नॉट बीइंग क्रिएटेड कैटर्ड एंड आई कैन ओनली अटेंड क्लासेस बट नो ELP। आज ही मैंने अभी जा कर के आपकी परेशानी का सलूशन निकाल दिया है। कल तक आपको ELPs और जितनी भी चीज़ें हैं सब मिल जाएंगी, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दी जाएंगी। कम्युनिटी समझते हैं, उस पर डाल दी जाएंगी, आप उससे ले लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा। निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, होगा ही होगा। बेटा मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं अभी उस मीटिंग में ही था जो जिस कारण से क्लास लेट स्टार्ट हो पाई है। 100% बेटा, कल तक पूरी जान लगा दूंगा कि तुम्हारी ये कम्युनिटी एक होती है, तुम देखोगे प्लस पर, उस कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाएगा। ठीक है निश्चिंत रहो, मैं करता हूं। एंड इवन डाउट्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टेकन इन एक्सेल बैच। ये बताइए कि आपके सर कौन है? अच्छा, तो आपके डाउट्स नहीं लिए जा रहे हैं, क्यों, क्या बोलते हैं सर? बेटा आज, हाँ नहीं नहीं, अब लिए जाएंगे। ही इज़ नॉट सीइंग द चैट ऑप्शन, हाँ वो उनकी गलती नहीं है, राहुल यादव सर की गलती नहीं बेटा, अभी तक उनको वो प्रोवाइड नहीं किया गया था जो डिवाइस प्रोवाइड करना था, अब उनको डिवाइस प्रोवाइड कर दिया गया है, तो निश्चिंत रहिए, अब वो सारे सारे आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए बेटा। ठीक, राहुल मिश्रा सर हैं, राहुल यादव सर हैं, ठीक है कोई बात नहीं, सबका होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, सारे लोग अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चा, 100%। वो तो चैट ऑप्शन इसलिए नहीं देख पा रहे ना, क्योंकि उनको अभी तक वो डिवाइस प्रोवाइड नहीं किया गया था, अब डिवाइस प्रोवाइड कर दिया गया, बहुत जल्दी चैट ऑप्शन देखने लगेंगे। और मटेरियल के लिए मैंने बता दिया है ना बेटा, बार बार मैसेज मत करो, पक्का विश्वास रखो सर के ऊपर। आप सर मीटिंग अभी इसी बात के लिए रहे थे, जो यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं लेट ही इसीलिए हुआ हूँ। तो मैं वापस आता हूँ बच्चों, VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। ठीक,
तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एम जी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला था डी एक्स बाई डी टी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी डी वी बाई डी टी प्लस ये आएगा टू वी स्क्वायर हाफ एम टू इंटू वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी डी वी बाई डी टी। बच्चों वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ये टू से ये टू कैंसिल, एम जी इक्वस टू एम प्लस टू एम डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से बच्चा पार्टी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू एम जी अपॉन एम प्लस टू एम आएगा, एम जी अपॉन एम प्लस टू एम। ये है एक्सीलरेशन और ये शायद एक बच्चे का सही था। कौन था वो बच्चा जिसका ये आंसर सही आया था? एसके का सही आया था शायद। एसके बाबू का आंसर वर्क एनर्जी थ्योरम मेथड इज वेरी नाइस। हाँ नाइस है यार। ठीक बच्चा है पार्टी। चलो आगे बढ़ें। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, एक्सीलरेशन जहाँ निकालना होगा वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं, सीख चुके हैं अब आप। तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब मैं बच्चों एक बहुत ज़्यादा शानदार क्वेश्चन, मतलब एक लेवल से ऊपर का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखते हैं, मतलब जो कल पढ़ाया था ना उस पर बेस्ड है। देखते हैं आप में से कितने लोग आंसर बता पाते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वह है आपकी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर। ये एम यहाँ पर एक ब्लॉक को वी नॉट वेलोसिटी से, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तेरी ऐसी तैसी करूँ, कितना डिस्टर्ब करेगा बे, बट आई एम अन अकेडमी प्लस एंथ्यूज को जेई मेन वेंट गुड फॉर मी सर, एनी टिप्स फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड प्रिपरेशन, heard a lot about you from my quota friend, that's why asking sir। जयदीप रॉय बच्चा, मैं इस क्लास में टिप्स अभी नहीं बता सकता बेटा, बहुत सारे बच्चों का डिस्टर्बेंस होगा ना, उनको प्रॉमिस किया है बच्चा। तो बस ये है कि मैंने ना अभी इसके लिए एक टिप अपने कोटा पल्स चैनल पे बना के डाल दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल बोर्ड की प्रिपरेशन तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन मैं सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ें और लिखने का प्रयास करें, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक पार्टिकल को, एक ब्लॉक को फेंका गया रफ सरफेस पे, म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या होता है फाइनली, अगर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो फाइनली क्या होगा बच्चों, ब्लॉक रेस्ट पर आ जाएगा। ये लीजिए साहब, जीरो पे आ गया, ठीक। क्वेश्चन है कंसीडर अ रेफरेंस फ्रेम, कंसीडर अ रेफरेंस फ्रेम moving with same constant velocity, v naught, ठीक, towards positive x axis, ठीक है। find work done by friction on the surface of ground in this frame, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, हल्के में मत लेना। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फटाफट बताइए।
जल्दी से देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, 2 मिनट हैं आपके पास। काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड तो करेगी, और वर्क भी फ्रेम पर डिपेंड करता है बच्चों। वर्क में क्या आता है बताओ? अच्छा, एफ डॉट डी एस आता है कि नहीं आता? ठीक, और डी एस क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है ना। तो वर्क भी फ्रेम पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड करती है, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। एस के ने बताया -12 mv0 स्क्वायर। अच्छा जी, ठीक है भाई। आर ओ ने भी बताया -12 mv0 स्क्वायर। ठीक भाई, और कोई मार्केट में बताना चाहेगा? अंशित ने बताया है -√2 म्यू 2m म्यू जी एक्स। आर्य ने बताया -12 mv0 स्क्वायर। राशि ने भी बताया माइनस। ओहो, अब सब कॉपी कर रहे हैं आंसर, अब मैं समझ गया। कॉपी हो रहा है आंसर। कार्तिक पांड्या ने कहा मैं कॉपी नहीं करूँगा, मैं +12 mv0 स्क्वायर बताऊँगा, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रेफरेंस फ्रेम। वेट, सॉरी, आंसर इज -mv0 स्क्वायर। आई मेड एरर अर्लियर। ओके, ओ भाई, आरव ने तो एक नया आंसर बताया है, -mv0 स्क्वायर। ओके भाई, और कोई मार्केट में है क्या? और कोई है मार्केट में? चलिए, सबके आंसर आ गए। चलिए मैं शुरू करूं, देखते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। यार ये बताओ, इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड क्या होगा? ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ग्राउंड, जितने भी पॉइंट है ना ग्राउंड पर, सबका ग्राउंड के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो होगा ना। दैट मीन्स इन ग्राउंड फ्रेम वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ज़ीरो होगा बच्चों। हाँ, आरो कौन सी क्लास में हो तुम? आरो बच्चा, तुम कौन सी क्लास में हो अभी? चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आरो अभी 9th में हो? अच्छा, 2025 SRG बैच। हाँ बेटा, मैंने बताया ना, नंबर दिया है, आप उस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए, आपको SRG बैच में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप उस लायक हुए तो। आ रहा हो, तुम अभी कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? बहुत बहुत इम्प्रेस किया तुमने मुझे। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स वाज फ्रेम इंडिपेंडेंट, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, गुड। तो कोटा में नहीं पढ़ाई कर रहे हो? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड जीरो इन ग्राउंड फ्रेम, क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वर्क डन, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्क बताइए। दिमाग का बहुत आसान है कि कैसे, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा तो है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम। सर मैंने एसआरजी के लिए क्या क्या करूँ, मेरा रोटेशन तक कंप्लीट है। आप एसआरजी के लिए जो नंबर दिया है बेटा, वीडियो में जाकर के पीछे देख लीजिए, मैंने नंबर दिखाया है स्टार्टिंग में, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए आप, है ना, फिर उसके बाद आप से मैं बात कर लूँगा। डब्ल्यू वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, केवल ब्लॉक को सिस्टम लीजिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगा करके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv0 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। क्लियर है ये बात? ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, क्या बच्चों ये बताइए, ये एक्शन रिएक्शन है क्या?
वर्क डन, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, क्या ये एक्शन रिएक्शन है ना? तो टोटल वर्क डन बोलिए, टोटल वर्क डन कितना आया? -12 mv0 स्क्वायर आ गया। ये टोटल वर्क डन है। और अगर ये टोटल वर्क डन है, ओए होए क्या बात है, फिर तो बहुत ही मज़ा आ गया। अगर ये टोटल वर्क डन है तो मस्त चीज़ समझ में आई है। क्या? कि ये समझ में आया कि टोटल वर्क डन फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। ये बात अभी आरओ ने बताई थी। टोटल वर्क अगर फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है तो हर फ्रेम में यही टोटल वर्क आना चाहिए। चलिए अब जाते हैं इन द फ्रेम मूविंग विथ V0, जिसमें आंसर पूछा गया है V0 से जो मूव कर रहा है, ठीक है, उस फ्रेम में जाते हैं। उस फ्रेम में जाने पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक निकालते हैं। वेयर इज पैरी? सर अनअकैडमी का ऑनलाइन एसआरजी में क्या है? आई ऑल्सो गेव द टेस्ट। बता नहीं, मैं ऑनलाइन एसआरजी नहीं देखता हूँ बच्चा, मैं ऑफलाइन एसआरजी देखता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एसआरजी जो है वो आशीष अरोड़ा सर देखते हैं, मैं ऑफलाइन देखता हूँ कोटा सेंटर में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक, फिर से ब्लॉक पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, क्योंकि और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा ब्लॉक में, नॉर्मल और mg का वर्क 0 होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी चलो बताओ। अगर मैं एक ऐसे फ्रेम से जा रहा हूँ जो V0 से चल रहा है, ठीक है, उस फ्रेम में इसको इनिशियल इंस्टेंट मानता हूँ, इसको फाइनल इंस्टेंट मानता हूँ। उस फ्रेम में अगर मैं इनिशियल इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी देखूंगा तो V0 को उल्टा करके जोड़ूंगा तो बताइए कितनी आ जाएगी वेलोसिटी? 0 आएगी। अच्छा, फाइनल इंस्टेंट पे उल्टा करके जोड़ो तो इस साइड V0 आ जाएगी। क्लियर है? पक्का? तो फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखो, ये आ गई ½ mv0 स्क्वायर -0, मतलब ½ mv0 स्क्वायर आ गया। क्लियर? बस अब अपना काम बन गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सरफेस इन दिस फ्रेम, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं W1 है, लेकिन इन दोनों का समेशन फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स W1 + ½ mv0 स्क्वायर बराबर -½ mv0 स्क्वायर। यहाँ से आता है W1 = -mv0 स्क्वायर। तो इसीलिए मैं आरओ से इम्प्रेस्ड हुआ था। शाबाश आरओ, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। आप जो है अच्छी जेई में रैंक निकाल सकते हैं अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो। मेरी सर 11th की मैथ्स कंप्लीट। विनीत सर कौन है भाई? विनीत सर फिजिक्स वीक है मेरी, मैकेनिक्स एसआरजी मिलेगा मुझे। आप कॉल करके बात करिए सर से, जो मैंने बोला है, जो नंबर दिया है उन सर से आप कॉल करके बात करिए, वो आपका टेस्ट लेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि आपको एसआरजी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने टोटल वर्क निकाला, उसके बाद समझ नहीं आया। अभी समझ में आ गया हार्दिक बेटा? अभी समझ में आ गया? चलो ठीक है। कोई और डाउट किसी को? क्या सबको समझ में आ गया है? बच्चों आगे बढ़ूं, सिलेबस वो सब आप उन्हीं से बात करिए बेटा, मेरे से नहीं, है ना? हाँ बच्चों, समझ में आ गया? नहीं आया हार्दिक? चलो कोई बात नहीं। क्या चीज़ समझ में नहीं आई बेटा, बताओ मुझे। आर्यन राज ने गलत समझ लिया था। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला? टोटल वर्क निकाल लिया पहले, यहाँ तक क्लियर है? वर्क डन टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इन द फ्रेम मूविंग विद V0 इस पे गया, उस जो V0 से चल रहा है ना उस फ्रेम पे गया। उस फ्रेम में मतलब ये तो V0 की इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। और ये अगर मैं इस फ्रेम में जाता हूँ, इस फ्रेम में जाता हूँ जो V0 से चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, जिस फ्रेम में, अगर मैं उस फ्रेम में जाता हूँ तो रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ाया था ना हम, जिस फ्रेम में जाते हैं उस फ्रेम की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देते हैं। तो V0 में उल्टा करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना बच्चा। और यहाँ पर इसकी 0 है तो यहाँ उल्टा करके जोड़ेंगे तो इस साइड V0 आ जाएगी। इसका मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है इस फ्रेम में, नए वाले फ्रेम में। तो अब नए वाले फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल ½ mv0 स्क्वायर है, इनिशियल 0 है, तो ये आ गया वर्क डन ऑन द ब्लॉक। नोट्स लिखने हैं, नोट्स लिख लीजिए बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो मैंने मान लिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सरफेस इज W1 इन दिस न्यू फ्रेम,
ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्शन प्लस रिएक्शन का ये प्लस ये, W1 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से W1 वैल्यू आ गई। अब समझ में आ गया, हार्दिक को लिख लिया सर, लिख लिया, शौर्य भार्गव ने भी लिख लिया, हार्दिक को समझ में भी आ गया। ठीक है बच्चा पार्टी, मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं आपको अगली चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस उन्हें कहते हैं वर्क डन, आपके लेवल पर डेफिनेशन इसकी कुछ और होती है और एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और होती है। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स in a closed loop, in a closed loop is always ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होना चाहिए क्लोज लूप में वर्क। ये कंडीशन जान लीजिए, ये हमेशा ट्रू होगी तो ही काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं, इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, उल्टा डेफिनेशन, मतलब इसको यूं बोला जा सकता है, इफ वर्क डन, डेफिनेशन है ना भाई, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो इन एवरी क्लोज्ड पाथ, इन एवरी क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड पाथ ले लीजिए। क्लोज्ड लूप का मतलब क्लोज्ड पाथ या लूप, देन सर आप SC वर्मा को जानते हो? हाँ, उनको कौन नहीं जानता यार। हाँ, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो इन every closed path, then force is called conservative. So central force must be conservative. Yes बेटा, central force must be conservative. बहुत अच्छी बात बताई है तुमने। ठीक, therefore अगला स्टेटमेंट, therefore देखते कितने लोग इसको प्रूफ कर पाते हैं। therefore कौन है होशियार, बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। therefore वर्क डन बाय conservative force, therefore work done by conservative force does not depend on the path connecting initial and final point. So therefore work done by conservative force does not depend on the path connecting initial and final point. ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको ये डिराइव कर रहा है, देखते हैं कौन डिराइव करके मुझे ये बात बता पाता है। चेक करता हूँ। सर उनकी बुक में एक गलती ढूंढी है मैंने। हाँ बेटा, वो तो गलती तो भगवान में भी ढूंढी जा सकती है, कौन आइडियल है इस दुनिया में, तो गलती तो हो ही सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। सर अब की बार कोटा अनअकैडमी से कोई टॉप 100 में एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल है, 100% है, बल्कि मैं तो कहूँगा ऊपर वाले की कृपा बनी रहे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ऊपर वाले से नीचे वाला डिराइव करना है। सर क्लोज्ड पाथ क्या होता है? ध्रुव कुमार गोपे ने कहा है क्लोज्ड पाथ किसे कहते हैं? एक ऐसा पाथ बच्चा जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अगर वहीं ख़त्म करते हो तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। समझ में आ गया? ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म होने को। ठीक है बेटा। सर हाउ इज़ राहुल सरदाना फिजिक्स? बेटा मैं नहीं जानता कौन है राहुल सरदाना सर, है ना। तो क्लोज्ड पाथ पर वर्क अगर मैं पूछूं तो क्या होना चाहिए? ज़ीरो। और उससे ये डिराइव करना है, उस चीज़ से ये डिराइव करना है कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। कोई है ऐसा प्रूवन? चलो आरो बताओ कैसे प्रूफ किया, बता सकते हो क्या?
थोड़ा हम मुश्किल होगा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये है इनिशियल पॉइंट, अरे वाह शिवम शाबाश, ये है फाइनल पॉइंट, ठीक। सर वाई राहुल मिश्रा सर इज़ नॉट टेकिंग क्लास, नहीं बेटा क्लास लेंगे, अभी नेक्स्ट वीक उनका शेड्यूल आ गया है, क्लास लेंगे वो, ठीक है, बिल्कुल लेंगे। ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल, ठीक है। मान लीजिए आप इस रास्ते से ऐसे टहलते हुए यहाँ पर गए, ये ऐसे टहलते हुए जा रहे थे आप, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आपने वर्क डन किया W, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये बताइए कि अगर मैं F से I वापस जाऊं तो क्या अब ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, क्योंकि आप पूरा दोनों मिला दें, वाइट प्लस ग्रीन को मिला दें तो पूरा ये क्लोज्ड पाथ बनेगा, और अगर क्लोज्ड पाथ बना तो वर्क डन 0 होगा, तो गारंटी है ये -W0 होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये पाथ है तो भी वाइट प्लस येलो क्लोज्ड पाथ हो गया, और क्लोज्ड पाथ है तो टोटल वर्क 0 होना चाहिए कंजर्वेटिव के हिसाब से ना बच्चा, तो -W0, क्योंकि +W0 जाते समय -W0 आते समय। इसका मतलब मैं किसी भी पाथ से जाऊं, किसी भी पाथ से जाऊं, अगर मैं F से I जा रहा हूं तो हर बार मुझे -W0 वर्क करना पड़ेगा। प्रूफ हो गया कि पाथ से वर्क इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। WPE के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, अब हमें पता होना चाहिए सर कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। नंबर वन ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल सेंट्रल फोर्सेस, रेडियल नहीं बोलते बेटा, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। राशि, स्प्रिंग जो है ना बच्चा, स्प्रिंग एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स ही है, ठीक है। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो सेंट्रल फोर्सेस आपको पता चल गया कंजर्वेटिव होते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। तो अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, भैया कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या होता है, मैथमेटिकली क्वेश्चन दिए जाते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, हमसे पूछा जाता है बताओ सर कि प्रदीप घोष भाई क्या पूछना चाहते हो सर, SRG क्लासेस अन अकेडमी प्लस पे लाइव स्ट्रीम कीजिएगा प्लीज़, अगर डिस्टरबेंस होता हो तो हमारा डाउट मत लीजिएगा, पर फिर भी क्लासेस को ऑनलाइन स्ट्रीम कीजिएगा सर, एक छोटा सा डाउट था, प्लीज़ गुस्सा मत होना, कि क्या प्रेशर टू well in a fluid container pressure at centroid area and it is also surface gravitation, पता नहीं क्या बक 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 कर रहे हो, चुपे इधर देखो ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स भी राशि होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल होता है तो होना ही है ना, ठीक। चलिए, टू आइडेंटिफाई whether a force is conservative or not, एक गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, है ना। तो जैसे सबसे पहला फोर्स देता हूं मैं आपको, F इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप। एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन वो मेथड हमेशा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या है, आपको बता चुका हूँ वैसे ये मेथड, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसका वर्क निकालिए किसी भी पाथ के लिए, तो dr बराबर क्या करें गुरुजी, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, ले लिया साहब। x dx आएगा प्लस y dy आएगा। चलिए अब ये बताइए
इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं x dx और y dy बच्चों, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ये जो क्या तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है? क्या ये जानने की ज़रूरत है? बोलिए बोलिए, क्या ये आपको जानने की ज़रूरत है? नहीं है ना। और नहीं है अगर ज़रूरत, तो इसका मतलब है आप इसका आंसर बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा 0,0 से 1,1 पर निकालिए, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? सर इसमें 0 डालिए, इसमें 1 डालिए, इसमें 0 डालिए, इसमें 1 डालिए, ठीक है? x²/2 आ गया 0 से 1 प्लस y²/2 0 से 1। तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है विदाउट नोइंग द फंक्शन, ठीक है? लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए। मान लीजिए f बराबर y कैप है, किसी ने कहा ये फोर्स है, मैं कहा ठीक, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो मैंने कहा f.dr करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? y dx आएगा। चलो बताओ, इस इंटीग्रेशन कर सकते हो विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। अब अगर तुम्हें कोई यहाँ पर दे दे y बराबर x² तो अलग आंसर आएगा, y बराबर x³ तो अलग आंसर आएगा, y बराबर x⁴ तो अलग आंसर आएगा। यानी कि ये डालोगे तो अलग आंसर, ये डालोगे तो अलग आंसर, ये डालोगे तो अलग आंसर। इसलिए कैसा है बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पाथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिन पर ये मेथड काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल f बराबर y कैप प्लस x j कैप, ठीक है? जरा इस पे देखिएगा क्या आएगा बच्चों? y dx प्लस x dy। ऐसे देखने में लगता है फंक्शन चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये d ऑफ एक्स वाई है, और d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन तो किया ही जा सकता है ना विदाउट नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। 0,0 से 1,1 लिख लीजिए साहब, आ गया x y यानी कि 1, कंजर्वेटिव आ जाएगा। अब इसमें ये दोनों आपस में मिल करके एक ऐसा असेंबल होकर के कुछ नया फरमान जारी कर दे रहे हैं, ये हमेशा थोड़ी पता चल पाएगा। भाई चलो यहाँ तो दिख गया, लेकिन बहुत लंबा हमेशा थोड़ी दिख पाएगा कि ये सब एक्यूमुलेट होकर के d ऑफ एक्स वाई बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया भाई साहब? उसके लिए किया ये गया है, एक तरीका बनाया गया, और तरीका ये बनाया गया बच्चों, ध्यान से सुनना। इफ़ f इज़ कंजर्वेटिव देन कर्ल ऑफ f इज़ 0, कर्ल ऑफ f इज़ 0, कर्ल ऑफ f इज़ 0। कर्ल ऑफ f क्या होता है गुरुजी? क्या बता दिया आपने, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा था, सही बताओ पहली बार। ये डिटर्मिनेंट्स है i j k डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, ठीक है? एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड बराबर 0 होना चाहिए। ये देखने में है बहुत ख़तरनाक है। भगवान, ये क्या जहर पिला दिया सर ने आज। मत टेंशन वा लीजिए, सर आपको एक एक चीज़ ढंग से डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल मस्त रहिए आप। तो इस सिंबल का मीनिंग भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस सिंबल को इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए बताना पड़ेगा, ठीक है? वो भी तो पहले सिंबल का मीनिंग समझ लेते हैं। चलिए सिंबल का मीनिंग समझते हैं। डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब समझिए। डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect to x assuming all other variables as constant। derivative of y with respect to x assuming all other variables as constant। जैसे देखिए जरा, मान लीजिए हमसे किसी ने कहा है कि एक फंक्शन है y बराबर, ध्यान दीजिएगा जरा, x² जेड प्लस जेड जेड² एक्स, ठीक है? किसी ने कहा डेल वाई बाई डेल एक्स निकालिए, तो पता है क्या है? एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स, यहाँ और वेरिएबल कौन सा है? जेड। तो जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लीजिए। जैसे नंबर होता कोई 3, 4, 5, तो क्या करते हैं आप? इस नंबर को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, और x² का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? 2x। इसी तरीके से z² को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, और x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? 1। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा मूड बदल गया है, डेल वाई बाई डेल जेड बताइए। डेल वाई बाई डेल जेड बताने का मतलब
इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, राशि ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेल वाई बाई डेल जेड का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। इस बार किसको कांस्टेंट मानना है बच्चों? एक्स को। तो एक्स स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो जेड का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस किसको कांस्टेंट मानना था? जल्दी बोलो, जेड को, जेड को, जेड को, जेड के रिलेटिव कर रहे हो तो जेड को नहीं, एक्स को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मानोगे तो क्या आएगा बच्चों? एक्स को कांस्टेंट मानोगे तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स तो एज इट इज लिखोगे, 2z लिखोगे, ये आंसर है। तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। रोहित सर थोड़ा अभी बिजी चल रहे हैं, लेकिन जल्दी वो एक असाइनमेंट डालेंगे और आपके साथ वो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मान लीजिए आप इस रास्ते से ऐसे टहलते हुए यहाँ पर गए, ये ऐसे टहलते हुए जा रहे थे आप, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और आपने वर्क डन किया W, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये बताइए कि अगर मैं F से I वापस जाऊं तो क्या अब ये क्लोज्ड पाथ बन जाएगा? क्योंकि आप पूरा दोनों मिला दें, वाइट प्लस ग्रीन को मिला दें तो पूरा ये क्लोज्ड पाथ बनेगा। और अगर क्लोज्ड पाथ बना तो वर्क डन 0 होगा, तो गारंटी है ये -W0 होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ये पाथ है तो भी वाइट प्लस येलो क्लोज्ड पाथ हो गया, और क्लोज्ड पाथ है तो टोटल वर्क 0 होना चाहिए कंजर्वेटिव के हिसाब से ना बच्चा। तो -W0, क्योंकि +W0 जाते समय, -W0 आते समय। इसका मतलब मैं किसी भी पाथ से जाऊं, किसी भी पाथ से जाऊं, अगर मैं F से I जा रहा हूं तो हर बार मुझे -W0 वर्क करना पड़ेगा। प्रूफ हो गया कि पाथ से वर्क इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। WPE के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, अब हमें पता होना चाहिए सर कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। नंबर वन, ऑल कांस्टेंट फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल सेंट्रल फोर्सेस, रेडियल नहीं बोलते बेटा, सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। राशि, स्प्रिंग जो है ना बच्चा, स्प्रिंग एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स ही है, ठीक है। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो सेंट्रल फोर्सेस आपको पता चल गया कंजर्वेटिव होते हैं, कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं। तो अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, भैया कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या होता है, मैथमेटिकली क्वेश्चन दिए जाते हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, हमसे पूछा जाता है बताओ सर कि प्रदीप घोष भाई क्या पूछना चाहते हो सर, SRG क्लासेस अन अकेडमी प्लस पे लाइव स्ट्रीम कीजिएगा प्लीज़, अगर डिस्टरबेंस होता हो तो हमारा डाउट मत लीजिएगा, पर फिर भी क्लासेस को ऑनलाइन स्ट्रीम कीजिएगा सर। एक छोटा सा डाउट था, प्लीज़ गुस्सा मत होना, कि क्या प्रेशर टू well in a fluid container pressure at centroid area and it is also surface gravitation, पता नहीं क्या बक 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 कर रहे हो, चुपे इधर देखो ध्यान से। ग्रेविटेशनल फोर्स भी राशि होता है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल होता है तो होना ही है ना, ठीक। चलिए, टू आइडेंटिफाई whether a force is conservative or not,
एक गिवन फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, है ना। तो जैसे सबसे पहला फोर्स देता हूँ मैं आपको, F इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन वो मेथड हमेशा लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या है, आपको बता चुका हूँ वैसे ये मेथड, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसका वर्क निकालिए किसी भी पाथ के लिए। तो डी आर बराबर क्या करें गुरुजी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप से डॉट प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, ले लिए साहब। एक्स डी एक्स आएगा प्लस वाई डी वाई आएगा। चलिए अब ये बताइए, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स डी एक्स और वाई डी वाई बच्चों, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ये जो क्या तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है? क्या ये जानने की ज़रूरत है? बोलिए बोलिए, क्या ये आपको जानने की ज़रूरत है? नहीं है ना। और नहीं है अगर ज़रूरत, तो इसका मतलब है आप इसका आंसर बच्चों, जैसे मान लो मैंने कहा 0,0 से 1,1 पर निकालिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें 0 डालिए, इसमें 1 डालिए, इसमें 0 डालिए, इसमें 1 डालिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया 0 से 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1। तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है विदाउट नोइंग द फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 देखिए। मान लीजिए एफ बराबर वाई आई कैप है, किसी ने कहा ये फोर्स है। मैं कहा ठीक, चलो देखते हैं, चेक करते हैं कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो मैंने कहा एफ डॉट डी आर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वाई डी एक्स आएगा। चलो बताओ, इस इंटीग्रेशन कर सकते हो विदाउट नोइंग द फैक्ट, विदाउट नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। अब अगर तुम्हें कोई यहाँ पर दे दे y बराबर एक्स स्क्वायर तो अलग आंसर आएगा, y बराबर एक्स क्यूब तो अलग आंसर आएगा, y बराबर एक्स की पावर 4 तो अलग आंसर आएगा। यानी कि ये डालोगे तो अलग आंसर, ये डालोगे तो अलग आंसर, ये डालोगे तो अलग आंसर। इसलिए कैसा है बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पाथ पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिन पर ये मेथड काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ बराबर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, ज़रा इस पे देखिएगा क्या आएगा बच्चों, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ऐसे देखने में लगता है फंक्शन चाहिए, लेकिन एक्चुअल में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डी ऑफ एक्स वाई है, और डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन तो किया ही जा सकता ना विदाउट नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। 0,0 से 1,1 लिख लीजिए साहब, आ गया एक्स वाई यानी कि 1, कंजर्वेटिव आ जाएगा। अब इसमें ये दोनों आपस में मिल करके एक ऐसा असेंबल होकर के कुछ नया फरमान जारी कर दे रहे हैं, ये हमेशा थोड़ी पता चल पाएगा भाई। चलो यहाँ तो दिख गया, लेकिन बहुत लंबा हमेशा थोड़ी दिख पाएगा कि ये सब एक्यूमुलेट होकर के डी ऑफ एक्स वाई बन जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया भाई साहब, उसके लिए किया ये गया है, एक तरीका बनाया गया। और तरीका ये बनाया गया बच्चों, ध्यान से सुनना, इफ़ एफ इज़ कंजर्वेटिव देन कर्ल ऑफ एफ इज 0, कर्ल ऑफ एफ इज 0, कर्ल ऑफ एफ इज 0। कर्ल ऑफ एफ क्या होता है गुरुजी, क्या बता दिया आपने, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे भी नहीं पड़ा था, सही बताओ पहली बार। ये डिटर्मिनेंट्स है आई जे के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड बराबर 0 होना चाहिए। ये देखने में है बहुत ख़तरनाक है, भगवान ये क्या जहर पिला दिया सर ने आज। मत टेंशन वा लीजिए, सर आपको एक एक चीज़ ढंग से डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल मस्त रहिए आप। तो इसका इस सिंबल का मीनिंग भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस सिंबल को इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए बताना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो पहले सिंबल का मीनिंग समझ लेते हैं। चलिए सिंबल का मीनिंग समझते हैं। डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब समझिए। डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect to x assuming all other variables as constant. Derivative of y with respect to x assuming all other variables as constant. जैसे देखिए ज़रा, मान लीजिए हमसे किसी ने कहा है कि एक फंक्शन है y बराबर, ध्यान दीजिएगा ज़रा,
एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। किसी ने कहा डेल वाई बाई डेल एक्स निकालिए, तो पता है क्या है, एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स, यहाँ और वेरिएबल कौन सा है, जेड, जेड, तो जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लीजिए। जैसे नंबर होता कोई 3 4 5, तो क्या करते हैं आप, इस नंबर को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 2x। इसी तरीके से जेड स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा रहने देते थे, और एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, 1। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, थोड़ा मूड बदल गया है, डेल वाई बाई डेल जेड बताइए। डेल वाई बाई डेल जेड बताने का मतलब, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, राशि ने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेल वाई बाई डेल जेड का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, एज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। इस बार किसको कांस्टेंट मानना है बच्चों, एक्स को। तो एक्स स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो जेड का डेरिवेटिव 1 आएगा, प्लस किसको कांस्टेंट मानना था, जल्दी बोलो, जेड को, जेड को, जेड को, जेड के रिलेटिव कर रहे हो तो जेड को नहीं, एक्स को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मानोगे तो क्या आएगा बच्चों, एक्स को कांस्टेंट मानोगे तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स तो एज इट इज लिखोगे, 2z लिखोगे, ये आंसर है। तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।